हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा तैयारी कैसी चल रही है। क्योंकि इस टाइम जो है पेपर आ गया तो अधिकतम बच्चे घबराहट में रहते हैं। तैयार सब रहता है लेकिन टेंशन ज़्यादा लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जो भी आप लोगों को पढ़े हैं बस उसी को आप लोग रिवीजन करते रहिए। ये नहीं कि पढ़ लिए तो छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है। पढ़ लिए तो कोई बात नहीं, रिवीजन करते रहिए। तो उन्हीं रिवीजन को हम समझ लीजिए एक प्रकार से बूस्ट करने के लिए आप लोगों का 1 शॉट सीरीज, जिसमें आप लोगों को क्या करेंगे, पूरा थ्योरी बताएंगे और उसके बाद कुछ पीवाईक्यू। तो सिंपली इस चैप्टर में जो है आबयू है मैट्रिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में। तो चूंकि ये समझ लीजिए इसमें फोकट का नंबर मिलता है आप लोगों को, ज़्यादा कठिन कोई प्रश्न बन ही नहीं सकता है। हाँ, अगर आप ये पढ़े हैं तो आप लोगों को सारणिक मिलेगा। सारणिक में एक 8 नंबर का इंपॉर्टेंट प्रश्न हर साल आना ही आना होता है, तो उसको हम बताएंगे। खैर, रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए तो आप लोगों को पहले ये जानना है कि आबयू क्या होता है। तो आबयू का हम जानते हैं, थोड़ा सा परिचय के बारे में। आबयू होता क्या है, तो देखिए आबयू जो है ये संख्याओं का आयताकार क्रम विन्यास है। समझ लीजिए संख्याओं का क्यों बोले, संख्या में हम कुछ भी ले लें। जैसे मान लीजिए ऐसे हम ले लें। अब देखिए एक चीज़ और, कोई नंबर ले लीजिए 2 3 5 7 8 1 3 5 2, इस प्रकार से ले लिए। तो संख्याओं का क्या है, एक और बढ़ा ले 4 1 3, इस प्रकार से हम कह दें तो ये क्या है, संख्याओं का क्या है, आयताकार क्रम विन्यास है। तो इन्हीं संख्याओं को जो है जब हम बंद सारणी, ऐसे देखिए बंद ब्रैकेट, या तो इस प्रकार, कभी कभी इस जगह पर ऐसे भी मिलता है आपको, ये वाला ब्रैकेट भी मिलता है। तो इन दोनों ब्रैकेट अगर कहीं भी लगा दिया, अब ये नहीं कि दोनों लगा, दोनों में से एक ही रहेगा, चाहे ये रहे, इसको हटा देते हैं, ठीक है, चाहे इसको हटा के उधर वाला लगा दे। तो दोनों में से जब कहीं भी एक मिल जाता है तो सिंपली वही होता है आप लोगों का आबयू। आबयू का प्रयोग बहुत जगह किया जाता है। कई जगह जो है किसी टेबल को बनाने के लिए, कई जगह जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं टेबल जिसमें नंबर का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो, तो इसी प्रकार से कर देते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए इसका अलग उदाहरण ले लें। जैसे मान लीजिए 2 लोग कहीं गए, सिंपल उदाहरण लेते हैं उससे भी आसान। जैसे मान लीजिए सेब है, यहाँ पर संतरा है, फिर उसके बाद यहाँ कोई मोहन है, कोई रोहन है बोलो तो। मैंने कहा कि जो है मोहन गया 2 किलो सेब लिया, रोहन 3 किलो लिया, मोहन 1 किलो संतरा लिया, रोहन 2 किलो लिया। यहाँ हम कुछ और ले लें, अनार ले लें, मोहन 1 किलो लिया, रोहन 0 लिया, कुछ लिया ही नहीं। तो इन्हीं संख्याओं को उठा करके जब हम एक बंद ब्रैकेट में पैक कर दें 1 1 3 2 0, तो यही होता है आप लोगों का आबयू। ओके, तो आबयू को सिंपली इसी प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। अब देखिए बड़े से बड़े चीज़ को हम छोटे में कवर अप कर लिए, तो सिंपली क्या है, मैथमेटिक्स यही ना है, बड़े से चीज़ों को छोटे छोटे में हम पढ़ते हैं। तो आप लोगों को सिंपली ये ध्यान देना है कि आबयू वही है, संख्याओं का आयताकार क्रम विन्यास है। अब आयताकार ही है ना, तो आयताकार में कभी कभी आपको वर्ग भी मिल जाएगा, तो वो तो स्पेशल टाइप है। ओके, तो आप लोगों को केवल इसमें आबयू में ये था, आप लोगों को सिंपली ये जान लिए। अब देखिए इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला 2 3 5 7 3 2 8 1 3, इस प्रकार से है ना। तो अब इसमें जो है संख्या, जो आबयू बन गया, अब इन आबयू को हम पढ़ेंगे क्रम या कोटि के बारे में। क्या होता है क्रम या कोटि, क्या होता है, सिंपली देखिए इसे बोलते हैं पंक्ति, इसे क्या बोलते हैं, पंक्ति, पंक्ति, कॉलम यानी स्तंभ, 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 इसे बोलते हैं रो, रो, रो। इसे बोलेंगे R1 R2 R3 C1 C2 C3 बोलेंगे ना। तो देखिए R1 R2 R3 जैसे ऐसे जहाँ भी मिलेगा आपको हॉरिजॉन्टल में, तो वो क्या हो जाएगा, R1 R2 R3 C1 C2 C3, ये बन गया ना आपका। तो अब यहाँ पर हम ये देखें, देखिए 1 2 3, 3 पंक्ति है, उसके बाद देखिए 1 2 3, 3 कॉलम है, 3 बाई 3। यहाँ पर देखिए 1 2, 2 पंक्ति है, 1 2 3, 3 कॉलम है ना। तो यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं कि पहले जो भी यहाँ रिप्रेजेंट रहेगा वो पंक्ति को बताएगा और दूसरा वाला किसको बताएगा, स्तंभ को बताएगा। यहाँ पर देखें तो देखिए 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 4, 3 बाई 4 का है। अब इसी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम सिंपली लिख देते हैं
m क्रॉस n से, m क्रॉस n से। अब यहाँ पर m क्या है, m बताता है भैया पंक्ति को, m किसको बताता है, पंक्ति को, n बताता है स्तंभ को, m पंक्ति और n स्तंभ को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये चीज तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया कि कोई भी अवयव है तो इसकी कोटि, इसको हम किस प्रकार से क्रम को रिप्रेजेंट करते हैं, m क्रॉस n से। m किसको बताता है, पंक्ति को, n स्तंभ को। इतना हो गया ना। अब हम एक बार इसका पोजीशन तो जान लें कि इसका पोजीशन क्या होता है। तो सिंपली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ए से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से। जैसे यहाँ पर देखिए ए। अब ये बताइए ए क्या चीज़ है, देखिए पहले पंक्ति का, यहाँ का हम पोजीशन बता रहे हैं, पहले पंक्ति का, पहले स्तंभ का पहला ही है ना। तो देखिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरे वाले क्या आते हैं, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरे वाले का पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, है ना। तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, आपको जो है इसका पोजीशन पता चल जाएगा। हम कहें इसका पोजीशन क्या है, कोई बात नहीं, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ तो A21, A21, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ A22, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ A23, यहाँ से क्या हो जाएगा, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ A31, यहाँ से देखिए A32। अब तो हमें लगता है आप लोगों को आ गया होगा, यहाँ हो जाएगा A33। ये हो गया ना। इसे ही हम सिंपली रिप्रेजेंट करने का, ये है इसका मैट्रिक्स का जो है प्रत्येक एलिमेंट का पोजीशन, प्रत्येक एलिमेंट का पोजीशन यहाँ से निकल गया। अब इसका देखिए एक चीज़ और, यहाँ का जो बच रहा है क्रम या कोटि, तो 3/3। क्यों भाई, यहाँ पर 3 पंक्ति है, 3 ऊर्ध्वाधर कॉलम है, तो 3 पंक्ति 3 कॉलम, 3/3। अब जैसे हम कोई अन्य उदाहरण ले लें, हम कहें इसका बताइए, तो देखिए 2 पंक्ति 3 कॉलम, ठीक है ना। और कोई ले लें, हम कहें ऐसे ले लेते हैं, तो देखिए 3 पंक्ति 1 2 3, 3 पंक्ति 2 कॉलम, 3/2 का मैट्रिक्स है। ओके, तो आपको सिंपली मैं ये बता दूं, अधिकतम से अधिकतम 3/3 मैट्रिक्स तक का ही पढ़ना है। 3/3 मैट्रिक्स से बड़ा आप लोगों को नहीं मिलेगा पूरे इंटर तक। ओके, तो हमें लगता है कि ये चीज़ समझ में पूरे बढ़िया से आ गया होगा। हमने क्या पढ़ा, मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के निरूपण के बारे में पढ़ा, उसके बाद क्रम या कोटि के बारे में पढ़ा। ओके, अब इसे जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, तब हम इसे इरेज करें। फिर चले अगले टॉपिक पर। जो अब हम चलते हैं अवयवों के प्रकार पर। तो अवयवों के प्रकार में जो है आप लोगों को कुछ यहाँ लिखा गया है, इसी के बारे में आप लोगों को बताना है हमको। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे पंक्ति अवयव, और उसके बाद स्तंभ अवयव, उसके बाद चलेंगे आगे। देखिए पंक्ति अवयव क्या होता है, सिंपली पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव का मतलब ये हुआ कि जिसमें केवल पंक्ति रहे। जैसे अब केवल पंक्ति तो होगा नहीं, आपको तो पता ही होगा, केवल एक पंक्ति रहे। जैसे हम यहाँ पर लिख दिए, देखिए 2 3 5, यहाँ पर कितना पंक्ति है, देखिए 1 × 3, 1 × 3। तो यहाँ पर जो m क्रॉस n होता है ना, m क्रॉस n, तो यानी m का मान हमेशा कितना हो, 1 हो। n कुछ भी हो, m का मान सदैव 1 होना चाहिए, n की वैल्यू कुछ भी हो। अब जैसे हम यहाँ पर लिख दिए 1 2, ये भी है पंक्ति अवयव। हमने डायरेक्टली लिख दिया 1 3 5 7, हमने कुछ भी लिखा। हमको ध्यान ये देना है कि जहाँ भी हमको ये लिखा मिले तो 1 क्रॉस 4 का है ना, तो m का मान सदैव कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। m का मान सदैव 1। पंक्ति अवयव में m का मान 1 होना चाहिए, n की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अब उसके बाद हम आते हैं स्तंभ अवयव पे। स्तंभ अवयव में आपको क्या करना है, जैसे पंक्ति में ऐसे था ना, स्तंभ में ऐसे कर दीजिए 3 5 7। ध्यान दीजिएगा, आप क्या करेंगे, 3/1 लिखेंगे। तो आपको यहाँ पर m क्रॉस n होता है ना, तो आपको सिंपली n की वैल्यू 1 होना चाहिए, बस। m का तो कुछ भी मानो। तो आप लोगों को देखिए पंक्ति अवयव स्तंभ अवयव, कंफ्यूजन नहीं लेना है। पंक्ति अवयव में m का मान 1, स्तंभ अवयव में n का मान 1, ये इतना होता है। अब उसके बाद वर्ग अवयव, तो बच्चों को पता है वर्ग क्या होता है, जिसमें सब साइड बराबर हो ना, तो सिंपली वर्ग यही होता है। यहाँ भी 2 3 5 7, जहाँ पर m क्रॉस n दोनों m बराबर n हो जाए, यानी 2/2 का है ना। देखिए तो आपको सिंपली क्या करना, अब ये अंक पे मत जाइएगा, ये कुछ भी हो सकता है। मैं तो केवल एक
एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ। तो वर्ग अवयव क्या होता है? वर्ग अवयव एक इसी प्रकार का विशेष है m क्रॉस n, m और n बराबर हो जाए। इसमें क्या है, सिंपली कोई भी हो, जैसे 2 क्रॉस 2 का बन गया, 3 क्रॉस 3 का बन गया, यानी m और n जब बराबर हो जाए तो उसी को हम बोलते हैं वर्ग अवयव। m और n बराबर है तो वर्ग अवयव। अब देखिए इस पूरे को मैं एक सिस्टमेटिक वे से क्यों लिखा हूँ? वर्ग अवयव जो है, वर्ग अवयव का एक विशेष प्रकार होता है विकर्ण अवयव। वर्ग अवयव एक विशेष प्रकार है। कैसे? विकर्ण अवयव क्या होता है? वर्ग अवयव में ही ये संभव है, विकर्ण अवयव वर्ग अवयव में ही संभव है। विकर्ण अवयव होता क्या है? सिंपली विकर्ण अवयव है वर्ग अवयव से ही है रिलेटेड। इसमें क्या होता है, प्रत्येक विकर्ण अवयव यानी प्रत्येक विकर्ण एलिमेंट को छोड़कर, जैसे विकर्ण एलिमेंट 2 0 0 -3, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए आप ध्यान देंगे तो विकर्ण यही होता है, इधर वाले को मत लीजिएगा, ये है विकर्ण। तो विकर्ण अवयव, विकर्ण के अवयव को छोड़कर और सब अवयव 0। जैसे मैं 3/3 का लेता हूँ, 5 0 0 0 9 0 0 0 -√3। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज़ आया, आप कहेंगे कि विकर्ण अवयव में सिंपली मेन जो होते हैं विकर्ण, ये विकर्ण एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट क्या होंगे, कुछ कोई भी 0 के बराबर ना हो, यानी 0 शून्योत्तर संख्या हो, शून्य से बड़ी संख्या हो या शून्य से निगेटिव माइनस में भी हो सकता है। तो कोई भी संख्या हो बस शून्य ना हो, और लेकिन उसके और सब एलिमेंट क्या हो 0, यही होता है विकर्ण अवयव। तो ये वर्ग अवयव का ही है। अब ये रेक्टेंगल अवयव यानी आयताकार अवयव में संभव ही नहीं है। ओके, तो आपको सिंपली वही देखने को मिलेगा जहां वर्ग अवयव है 2/2 या 3/3। तो वर्ग अवयव का एक स्पेशल टाइप है विकर्ण अवयव। अब ध्यान दीजिएगा, विकर्ण अवयव का ही एक स्पेशल टाइप है अदिश अवयव। मैं इसी को सिस्टमेटिक लिखा हूँ, बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं। यहाँ पर देखिए 5 9 -√3 है। तो जब कभी, अभी देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं विकर्ण अवयव यही इसीलिए बता रहा हूँ, इससे स्पेशल टाइप है। कैसे? जब कभी यहाँ देखिए 2 -3 था ना, 2 0 0 2, यहाँ 5, हम ये नहीं कहेंगे पहला वाला ही लिखिए 0 5 0 0 0 5। तो जब कभी डायगोनल एलिमेंट, जब कभी विकर्ण का जो अवयव है, मेन विकर्ण का एलिमेंट है, वो सेम हो जाए, कोई भी हो लेकिन सेम रहे, उसे बोलते हैं अदिश अवयव। जब कभी वर्ग अवयव क्या था, m n बराबर हो जाए। विकर्ण अवयव क्या था, विकर्ण एलिमेंट को छोड़कर और सब 0। विकर्ण एलिमेंट का एक स्पेशल टाइप आया कि सब एलिमेंट विकर्ण के बराबर हो जाए, बराबर हो जाए ना। और तत्समक अवयव क्या होता है, जब विकर्ण के प्रत्येक एलिमेंट 1 हो जाए। अब बताइए ये चीज समझ में आया कि नहीं? भाई मेरे को तो बहुत ज़्यादा दिन तक कन्फ्यूजन था इसमें, लेकिन ये निवारण हो गया है। ओके, तो आपको सिंपली ध्यान ये देना है, वर्ग अवयव क्या था, m n बराबर हो। उसके बाद यहाँ पर विकर्ण, विकर्ण में डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर और सब 0। अदिश में डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाए, तत्समक में डायगोनल एलिमेंट 1 रहे। ओके, ये रहा आपका पूरा 6 अवयव। एक अवयव और शून्य अवयव, तो शून्य अवयव को क्या ही बताएं, शून्य अवयव चलिए लिख देते हैं शून्य अवयव। शून्य अवयव में प्रत्येक एलिमेंट 0 होता है। शून्य अवयव में प्रत्येक एलिमेंट 0, जैसे 0 0, ये भी, और एक चीज और, ये पूरा, ये भी है, ये पूरा सब वर्ग अवयव से रिलेटेड है। विकर्ण अवयव, शून्य अवयव भी इसी में मिलता है, वर्ग अवयव में। तत्समक वर्ग अवयव, अदिश वर्ग अवयव, विकर्ण वर्ग अवयव। ओके, तो आपको सिंपली ध्यान इतना ही देना था। ये चीज हो गया ना आपका अवयव के जितने भी प्रकार थे, जितने भी प्रकार, बहुत प्रकार होते हैं अवयव का, बस आप लोग को जो पढ़ना है वो चीज बता दिया गया। ओके, तो अवयव का प्रकार जान लिए। अब हम चलते हैं अवयव के कुछ आगे, इसमें आगे चलेंगे। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, एकदम सिस्टमेटिक वे से लिख दिए। हाँ, डिफिनेशन नहीं लिखे हैं लेकिन सब डिफिनेशन बोल दिए हैं। ओके, और मैथमेटिक्स में डिफिनेशन तो आप जानते ही हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, अब हम चलते हैं अवयवों की समानता पर। तो अवयवों की समानता से प्रश्न ज्यादा बनते हैं, क्योंकि इसमें जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न 2-2 नंबर में आप लोगों को देखेंगे किसी भी एग्जाम में तो मिल ही जाता है, 1 नंबर 2 नंबर में मिल जाता है। कैसे? अब पहले तो हम ये जानते हैं कि अवयवों की समानता होता क्या है, क्या इसका कुछ कंडीशन है? तो कंडीशन तो होगा ही होगा। जैसे मान लीजिए कोई 2 अवयव है, 2/2 का लेते हैं, 4 2,
इस प्रकार का एलिमेंट है। कोई और दूसरा अवयव है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अवयवों की समानता असमानता प्रकट दो लोगों से अधिक में किया जाता है। ये नहीं अकेले में कोई समानता नहीं होता है। मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया, वही सेम लिखना पड़ेगा ना, 2 3 4 2 इस प्रकार। तो अवयवों की समानता के लिए सिंपली आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ का जो हम कोटि लिखते हैं 2/2, यहाँ क्या है 2/2। ये पहली बात, दोनों कोटि बराबर होनी चाहिए, कोटि बराबर। उसके बाद प्रत्येक एलिमेंट अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, अब जैसे A11 A11, A12 A12, A21 A21, A22 A22। ये नहीं कि इसका मैट्रिक्स यहाँ ना, गलत हो जाएगा। अगर A11 है तो A11 के साथ ही उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वही होता है, तो उसको इक्वल रहना चाहिए। और उसके बाद इसका क्रम या कोटि बराबर रहना चाहिए। कोई सा वैल्यू जैसे ऐसे पूछ लेगा 2 3 4 x, और उसके बाद यहाँ लिख दिया y 3 4 5, कहेगा x और y की वैल्यू बताइए। तो अब तो आपको पता चल गया ना कि ये अवयवों की समानता से 2 के जगह y, x के जगह 5, तो हो गया ना, 4 नहीं रहेगा, 4 तो है ही। तो इस प्रकार से जो है इसमें वैल्यू को निकाल सकते हैं। ओके, तो अवयवों की समानता केवल आप लोगों को इतना ही था। अवयवों की समानता होता ही वही है जिसमें अवयवों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कोई भी हो, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि उसमें क्रम या कोटि इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल आए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी A11 तो A11, A12 A12, A21 A21। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना अगर चाहते हैं तो ले लीजिए। ओके, ले लीजिए, मिटाए, तब उसके बाद थोड़ा एक टॉपिक शुरू करना बढ़िया से है, तो आप इसको मिटाना पड़ेगा। बच्चों, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, अवयवों पर संक्रियाएं। क्योंकि ये इसमें जो है अवयवों पर संक्रिया, वैसे भी आप हर चीज में संक्रिया पढ़ते ही आ रहे हैं। संक्रिया का सिंपली मतलब होता है कि इसमें क्या हो, देखिए, जोड़ हो यानी एडिशन, उसके बाद घटाना हो, जोड़ हो घटाना हो, उसके बाद गुणा हो, और क्या होना चाहिए, भाग होना चाहिए। भाग इतना होना चाहिए, लेकिन अभी क्या क्या होता है, कैसे होता है, सब बता रहे हैं। क्या नहीं होता है वो भी बता रहे हैं, लिख दिए हैं इतना होना चाहिए, यही होता है संक्रिया। अब देखिए, जब जोड़ की बात करते हैं अवयवों पर, हम कहें कि ऐसा 2 अवयवों को ऐड करना है, तो 2 अवयवों को ऐड करने का मतलब, जैसे कोई अवयव ले लीजिए 2 3 5 7, ये ले लिए। मैंने कहा एक और अवयव ले लीजिए 2 5 7 1 3 2, तो क्या ये ऐड होगा आपस में? आप कहेंगे कैसे ऐड होगा भाई, यहाँ 2 है, यहाँ a है, ये है, इसका कहाँ गया? नहीं है, यानी अवयवों को जोड़ के लिए उसका कोटि बराबर होना चाहिए। ये निकला ना, इसीलिए पहले हम ये बताएं। अब डायरेक्ट यही लिखना नहीं अच्छा था, तो यहाँ पर पहली सबसे बात कोटि बराबर होने चाहिए। 2 क्रॉस 2 का हो, अब चाहे 2 क्रॉस 3 का लिखिए, 5 8 बना देते हैं, 3 7 2 8 है। यहाँ पर और कोई ले लें हम, 5 3 5 2 7 5, इस प्रकार से मैंने ले लिया। मैंने कहा ऐसा जोड़ो, जुटेगा? हाँ जुटेगा। क्यों? 2 क्रॉस 3 का है, 2 क्रॉस 3 का है। तो ऐड के लिए सिंपली आपको ये समझना है कि अवयवों को जब हम ऐड करते हैं तो उसके लिए हमको हमेशा क्रम या कोटि बराबर होना चाहिए। सेम कंडीशन यहाँ पर है घटाने में। घटाने के लिए भी हमको ये दोनों बराबर रहना चाहिए, तभी जाकर वैल्यू घटेगा या सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। ओके, तो अवयवों के जोड़ के लिए ये रहना चाहिए, घटाने के लिए भी यही रहना चाहिए। तो घटाना हटा देते हैं, यहाँ से यही लिख देते हैं, जोड़ या घटाना। ओके, अब हम आते हैं गुणा पर, यानी गुणा पर। तो गुणा हम यहाँ पहले आपको बता दें, मल्टीप्लाई आप इतना तो समझते ही होंगे, मल्टीप्लाई के बारे में समझते हैं। तो मल्टीप्लाई में कुछ 2 प्रकार से निकलेगा। कैसे? देखिए, अगर मैं कहूँ अवयव है 2 3 5 -1, ओके, कोई सा भी अवयव ले लें। मैंने कहा इसका नाम है a इक्वल टू इतना। मैंने कहा ऐसा है, a अगर इतना है तो आप 5 कर दीजिए। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि अवयव का कोई भी अवयव में जब किसी सिंपल अदिश से गुणा करे, सिंपल नंबर से गुणा करे, सिंपल नंबर से कोई भी नंबर हो, ओके, तो जब इस प्रकार का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे बोलते हैं सिंपली हम अदिश गुणन। अदिश गुणन। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, 5 है, a है, तो 5 से 2 में 10 15 25 -5, इस प्रकार से हो गया।
ओके, तो आपको गुणा में एक तो ये प्रकार मिल गया कि जब कभी सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई हो। दूसरा, जब कोई मैट्रिक्स ले लें हम, मैट्रिक्स 3 2 7 3 इस प्रकार से ले लें, तब गुणा कैसे निकलेगा, यानी ए बी कैसे निकलेगा, ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, यानी हम कह सकते हैं कि ए बी कैसे निकलेगा। मिला जुला कर मेरा मतलब ये है कि दो मैट्रिक्स का गुणन कैसे होगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, अदिश गुणन हमने समझ लिया, ये जोड़ घटाना वाला समझ लिया। हमको सिंपली ये देखना है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई के लिए क्या क्या नियम होता है, क्या क्या कंडीशन होता है और कैसे होता है। एक चीज और बता दें, इसमें डिवाइड नहीं संभव है। इसमें जो है दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई तो संभव है, वो भी कुछ कंडीशन में, लेकिन यहाँ पर दो मैट्रिक्स का डिवाइड संभव नहीं है, तो इसलिए इसे हम हटाते हैं। कुछ बच्चे तो पहले डर के होंगे कहाँ ही लिख दिए, तो बस इसीलिए लिखे थे। अब देखिए हमको निकाला ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का कंडीशन क्या होता है, देखिए ए की वैल्यू 2 3 5 -1, इस प्रकार बी की वैल्यू 3 2 7 3। हमको वैल्यू से मतलब कुछ भी नहीं है। कंडीशन क्या है इसका, देखिए 2 क्रॉस 2, इसका देखिए 2 क्रॉस 2, तो यानी पहले जो भी आप पहला मैट्रिक्स जो भी लिख लिए, पहले मैट्रिक्स का ये, तो पहली मैट्रिक्स है ये क्या चीज़ है, आप कहेंगे एन है। एन क्या है, स्तंभ को नंबर को बता रहा था ना, तो आप पहले मैट्रिक्स का स्तंभ और दूसरे मैट्रिक्स का रो, ये दोनों होना चाहिए बराबर। तो अगर ये दोनों बराबर है तभी जाकर इसका मल्टीप्लाई संभव है, नहीं तो नहीं है। और मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद फिर मैट्रिक्स कौन सा मिलेगा यही डिपेंड करेगा। ये दोनों सेम है ना, इसे आप हटा दीजिए, इसे हटाइए, जो बचा वही उसका मिल जाएगा। फिर से क्रम या कोटि। ओके, तो ये हमको लगता है समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लाई कैसे करना है ये भी बताते हैं। तो मेरा मतलब अभी इसमें केवल यही है, इसमें केवल एक दो हम यही वाला समझाते हैं, इसके बाद इसको इरेज करेंगे, उसके बाद जो है मल्टीप्लाई बताएंगे। जैसे मान लीजिए कोई ए मैंने ऐसे ले लिया 2 3 5 7 1 2, सिंपली ये कितने का है, आप कहेंगे 2 क्रॉस 3 का। मैंने बोला कोई और मैट्रिक्स ले लें 2 2 5 7, ये कितने का है 2/2। ये बताइए ये मल्टीप्लाई संभव है, आप कहेंगे नहीं संभव है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका एन इसका एम बराबर नहीं है। अगर यही मैट्रिक्स को मैं ऐसे करता, इसको 3/2 का कर दो तो मैट्रिक्स संभव है, बट ये मैट्रिक्स संभव मल्टीप्लाई नहीं है। मैट्रिक्स तो कोई भी संभव है, लेकिन मल्टीप्लाई इसका यहाँ पर इस कंडीशन में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल क्या रहना चाहिए, इसका एन इसका एम, पहले मैट्रिक्स का स्तंभ दूसरे मैट्रिक्स का पंक्ति, दोनों क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। ओके, जब तक नंबर इनके बराबर नहीं होंगे तब तक मल्टीप्लाई संभव नहीं है। अब मल्टीप्लाई का जो भी आप लोगों को क्रम या कोटि बाद में मिलता है, सेम वाले को हटा देते हैं, जो बचता है वही उठा लेते हैं। ओके, तो इसका जो है मल्टीप्लाई आप लोग समझ गए किस प्रकार का क्या कंडीशन है। अब इसे इरेज करते हैं तो फिर हम आपको बताते हैं कि मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। जो अब हम चलते हैं मल्टीप्लाई पर, कैसे गुणा इसका होता है। तो सिंपली देखिए 2 क्रॉस 2 का यहाँ भी, 2 क्रॉस 2 का यहाँ भी, सिंपली 2 क्रॉस 2 का लिए हैं, अभी 3 का लेते हैं। देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करने कैसे करना है, जैसे ये क्या है रो, ये क्या है पंक्ति, तो इसको रो को इसके रो, पहले वाले की रो दूसरे वाले के पंक्ति, यानी कुछ इस प्रकार से ऐसे करते हैं। अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना आएगा 3, बीच में आएगा प्लस, 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 3 दूनी 6, एक का काम खत्म। अब देखिए इसको हटाएंगे तो यही इसमें समस्या है मिटाने में। ओके, तो यहाँ पर अब इसका ले जाएंगे इसके साथ, 3 का गुणा जब ऐसे ले आएंगे, देखिए 3 का 2 में होगा 6, 2 का 4 में होगा +8। ओके, इस प्रकार से मल्टीप्लाई हम सिंपली करते हैं, रो टू कॉलम, रो टू कॉलम, रो का पहला एलिमेंट कॉलम का पहला एलिमेंट, रो का दूसरा कॉलम का दूसरा, इस प्रकार से मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। अब और नीचे वाले का कैसे होगा, देखिए इसका इसमें 4 का 4 में, 1 का 3 में, 4 का 2 में, 1 का 4 में, ये हुआ ना। तो अब यहाँ से क्या करना है, ऐड करना है, 6 3 9, 8 6 14, 4 3 7, यहाँ पर हो जाएगा 12। देखिए ये मैट्रिक्स निकल गया ना। तो सिंपली आपको मल्टीप्लाई ऐसे ही करना है। कोई और मल्टीप्लाई लेते हैं, जैसे हम ये कहें आपसे कि कोई एलिमेंट कोई मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, जैसे 5 2 7,
3 1 2 1 1 3। ओके, ये मैट्रिक्स कितने का है? आप कहेंगे 3/3 का। हमको 3/2 का ही लेना था। इसको इरेज करते हैं, उसको भी एक बता दें, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि ये क्या। और दूसरा ले लेते हैं हम, ये है 3/2 का। देखिए 3/2। और दूसरा हम ले लेते हैं 2/2 का ही, 2 5 7 1। ये कितने का है? 2/2। तो ये बताइए इसका मल्टीप्लाई संभव है कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल संभव है। कैसे, क्या चीज आएगा? देखिए 3 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, ये है ना, तो ये दोनों यहाँ से हटेगा, बचेगा क्या? 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आएगा। अब कैसे आएगा देखिए, रो टू कॉलम, 5 का मल्टीप्लाई 2 में 10 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 7 में 14, पहला निकला। फिर इसके बाद इसको जाएंगे इसके साथ, 5 का 5 में 25, 2 का 1 में 2। अब इसका आएंगे इसके 3 दूनी 6, 1 सते 7। फिर इसका ले आएंगे इसके साथ, 3 पचे 15 प्लस 1। इसका ले आएंगे इसके साथ, तो 2 + 7 5 + 1। ओके, 11 नहीं है। यहाँ से क्या हो जाएगा? देखिए 24 27 13 16 9 6। ये मैट्रिक्स निकला। कितने का निकला? 3/2 का। यही तो यहाँ पर बच रहा है। ये 2 से 2 कैंसिल, 3 2, यही मैट्रिक्स में आ गया क्रम या कोटि। ओके, तो इस प्रकार से जो है आप किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आपस में कर सकते हैं। क्योंकि हमको ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, जोड़, घटाना, ये सब सिखाना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी जब अगले आप लोगों का कल PYQ लाएंगे, आप लोग देखेंगे कि क्या धमाकेदार मस्त क्वेश्चन लाए हैं पूरा। ओके, तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग सिंपली आप इसे देख लीजिए, कल जो है इसके PYQ करने में मजा आ जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, मिटाते हैं, तब हम चलते हैं कुछ इसके भिन्न टाइप पर। अब हम चलते हैं परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसमें जो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें जो है पूछता है बढ़िया बढ़िया प्रश्न। इससे पूछता है 1 नंबर में, तो इसमें बढ़िया बढ़िया आज एकदम अच्छा प्रश्न बनता है, लाएंगे कल में। आप लोग देखिएगा उसको जरूर। देखिए परिवर्त आव्यूह क्या होता है। सिंपली जैसे हम कोई सा भी आव्यूह ले लें, जैसे हम कहेंगे 2 3 1 7 8 5 -2 -3 1, ये है मेरा मैट्रिक्स। मैंने कहा इसका ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज यानी अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? T से। जैसे कोई मैट्रिक्स है, हम कहें इसका ट्रांसपोज निकालिए, पहली बार ट्रांसपोज लिख सकते हैं। दूसरा हम कहें इसका डैश लगा दीजिए। यानी अब जैसे मान लीजिए कोई परिवर्त आव्यूह, जैसे यहाँ A है, हम कहें A पे पावर T लगा दीजिए या A डैश लिख दीजिए, तो दोनों सेम ही है। इसको एक मत समझिएगा भाई, ये डैश है। तो इस प्रकार से जो है आप इसको ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे ट्रांसपोज होता बहुत आसान है। ट्रांसपोज होता क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का, जैसे ये रो है ना, आप इसे, जैसे ये रो, आप इसे कॉलम बना दीजिए। रो है ना, देखिए 2 3 1 रो है, तो 2 3 1 को आप कॉलम बना दीजिए। 7 8 5 रो है, तो 7 8 5 को कॉलम बना दीजिए। -2 -3 1। तो यहाँ से आप ये देख रहे होंगे, ये निकला है A डैश की वैल्यू। आप ये देख रहे होंगे कि सिंपली रो को कॉलम, कॉलम को रो, कॉलम रो, रो कॉलम, यही होता ही है कि रो टू कॉलम, कॉलम टू रो, रो कॉलम, कॉलम रो, यही होता है। किसी और का निकालते हैं, जैसे मैंने कहा 2 -3 7 -5, इसका निकालिए। तो जब इसका निकालेंगे तो क्या चीज़ आएगा? सिंपली देखिए, इसको कॉलम बनाएंगे, 2 -3 7 -5। तो आपको समझना यही है कि किसी भी रो को कॉलम बनाना, किसी भी कॉलम को रो बनाना, यही होता है आप लोगों का ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, ये रहा। यहाँ से आप लोग इससे क्या कर सकते हैं? मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे कि इसके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। तो इसके प्रॉपर्टी होते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को हम लिखते हैं किनारे। यहाँ पर पहला मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का यही फार्मूला। जैसे देखिए A डैश का फिर से डैश लेंगे तो A आएगा। कैसे भाई? यहाँ पर A ले लिए, हम कहें नहीं इसका डैश है ना, अब फिर से डैश निकालिए। तो क्या ये बताइए, ये चीज जो यहाँ था पंक्ति में, वो कॉलम बनेगा कि नहीं बनेगा? ये वाला ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। तो का यहाँ का ये दोनों सेम है कि नहीं? तो A डैश का डैश जब लेंगे तो A आएगा। यानी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, फिर से ट्रांसपोज लेंगे तो वही सिंपल वैल्यू पहले वाला ही मैट्रिक्स मिल जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है? A + B का डैश,
आप क्या कीजिए, दो मैट्रिक्स को ऐड कीजिए, फिर उसका ट्रांसपोज लीजिए, या तो दोनों मैट्रिक्सों का ट्रांसपोज लेकर ऐड कर दीजिए, तब पर भी सेम है। हम कहें आप a माइनस बी कीजिए तो a माइनस बी का प्रोसेस वही होगा, a डैश माइनस बी डैश। ओके, तो आपको सिंपली ध्यान ये देना है कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज a आता है, एडिशन करके ट्रांसपोज लें चाहे ट्रांसपोज करके एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन में भी वही नियम है। एक और होता है के ए। अब के क्या है, किसी नंबर का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके तब ट्रांसपोज ले या ट्रांसपोज लेकर मल्टीप्लाई करें तो बात सेम है। यहाँ पर एक चीज में प्रॉब्लम आता है, ए बी डैश में यहाँ पर उल्टा आता है, बी डैश ए डैश उल्टा आता है, आप लोगों को यही समझना था। ओके, ये मत जानिएगा कि गलत लिखे हैं, होता यही है, ए बी डैश का बी डैश ए डैश उल्टा होता है, ए डैश बी डैश नहीं होता है। देखिए एक चीज मैंने और आपको अभी तक नहीं बताया है कि किसी भी मल्टीप्लाई का ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होता है। आपको तो देख ही चुके हैं आप लोग, एग्जाम्पल से आपको बता दिए, भले ये बात ना बोले हो कि मैट्रिक्स में जैसे हम एक जगह कर रहे थे 2/2 तो आपको ध्यान ये देना है उसी मैट्रिक्स का उल्टा मैट्रिक्स कहीं कहीं मल्टीप्लाई होता है, कहीं कहीं नहीं होता है, लेकिन बराबर हर केस में ये संभव नहीं है मल्टीप्लाई। ओके, तो ये था आप लोगों का ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स जब आ गया तो अब हम बात करते हैं एक चीज की जिसका नाम है, यहीं से आता है सममित, एक होता है विषम सममित, यहीं से आता है, इसी में से सममित, और एक होता है विषम सममित, विषम सममित आव्यूह। सममित क्या होता है, ए डैश की वैल्यू ए के ही बराबर हो, ए डैश की वैल्यू ए के बराबर हो। अब ए के बराबर कैसी होगी, ए डैश का वैल्यू जैसे मान लीजिए ए है, कोई सा भी मैट्रिक्स ए है, हम उसका डैश ले लें, फिर से वही आ जाए। अब कैसे आएगा, जैसे देखिए 2 1 7, उसके बाद 1 5, कोई और ले लेते हैं 3, हम 3/3 का बना रहे हैं, 2 1 7। अब उसके बाद यहाँ पर लेना पड़ेगा हमको 3, नहीं यहाँ पर लेना पड़ेगा हमको 7 3 5। ओके, हम कहें ये है ए बराबर इतना है, हम कहें इसका डैश ले लो, इसका डैश ले लो, तो जब ए डैश लेंगे इसका ए डैश, तो ए डैश कितना आएगा, आप कहेंगे कि 2 1 7 इधर है, 2 1 7 को हम कॉलम बनाएंगे, तो 2 1 7, 1 5 3 तो 1 5 3, 7 3 5 तो 7 3 5। ये बताइए आपको ये मैट्रिक्स सेम दिख रहा है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल दिख रहा है, ऐसा ही है ही कि ये मैट्रिक्स सेम है। ओके, तो आपको हम यही बताना चाहते हैं कि जब कभी किसी मैट्रिक्स का हम सममित लेंगे यानी ट्रांसपोज लें, वही सेम मैट्रिक्स आ जाए तो हम उसी को बोलते हैं सममित आव्यूह, सममित आव्यूह। तो ए डैश इक्वल टू ए क्या है, सममित। विषम सममित क्या होता है, ए डैश इक्वल टू माइनस ए। अब देखिए एक चीज और आपको बता दें कि ये सममित और विषम सममित लिखा कैसे जाता है, पहले लिखना बता दे, उसके बाद अभी आप विषम सममित आव्यूह का लिख सकते हैं। वैसे पहले हम इसका बता देते हैं, जैसे ए हम ले लें यहाँ पर 0 0 0 3 5, ओके, -3 यहाँ पर ले लेते हैं, -2 यहाँ पर ले लेंगे हम, -5 यहाँ लेना पड़ेगा 2। ओके, अब इसका हम लेते हैं ट्रांसपोज। चलिए देखते हैं ट्रांसपोज में क्या आता है। ए डैश जब लेंगे तो देखिए 0 3 5, तो यहाँ पर जब आएगा 0 3 5, यहाँ देखिए 0 3 5 को ऐसे बदले हैं, -3 तो -3 0 -2, यहाँ पर जब इसको बदलेंगे इसमें तो -5 2 0 आएगा कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। अब इनमें आप माइनस को कॉमन लीजिए, जैसे ही माइनस को कॉमन लेंगे तो देखिए 0 -3 -5, यहाँ से आएगा -3 0 -2। ओके, उसके बाद -2 है ना, प्लस आएगा, भाई कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से आएगा 5 -2 0। देखिए आया यही चीज की नहीं, ये पूरा ए के बराबर है तो ए डैश इक्वल टू -a आ गया ना, तो ये चीज होता है यहाँ पर विषम सममित आव्यूह। ओके, आप लोग इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा चीज लिखे है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आपको ये बताते हैं कि सममित विषम सममित लिखते कैसे हैं, इसको आप लोग भी इसको कैसे लिख सकते हैं। बात करेंगे कि सममित और विषम सममित आव्यूह को आप लोग कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सममित की। तो जब सममित की बात होती है आपको लिखना कैसे, जैसे देखिए आप कोई सा भी मैट्रिक्स उठाइए, उसके डायगोनल एलिमेंट को आप जो मन करे वो लिख दीजिए।
सममित की बात कर रहे हैं। जो आपको मन करे डायगोनल एलिमेंट को कुछ भी लिख दीजिए, 2 3 7 हो गया ना। अब आप उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ये मैट्रिक्स को हो गया डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट के आगे 2 अंक बचेंगे, तो 2 अंक के जगह पर आप कुछ भी भरिए, कुछ भी भरिए, हम ये नहीं कहेंगे। आपको सिंपली ध्यान ये देना है कि जो मैट्रिक्स, जो अंक यहाँ लिखे, जैसे यहाँ लिखे 5 तो वही यहाँ रहना चाहिए 5, यहाँ लिखे -2 तो यहाँ रहना चाहिए -2, यहाँ लिखे 5, 5 को हटाते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखे 4 तो यहाँ भी रहना चाहिए 4। यानी डायगोनल एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम रहना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इधर भी ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे ना इसके, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमेशा इक्वल रहना चाहिए, तभी जाकर हम कहेंगे ये सममित है। डायगोनल एलिमेंट, अब जैसे एक और लेते हैं एग्जाम्पल, हम कहें, आप फिर से लिखिए 5 7 -3, हम कहें भरो भैया, यहाँ भरे तुम 2, यहाँ भी 2, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ भी 10, तो डायगोनल एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये सब क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। देखिए इक्वल है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल इक्वल है, तो डायगोनल एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर इक्वल है तो हम कह देंगे सममित है। अब इनका जब ट्रांसपोज लेंगे तो वही निकलेगा, इसमें अब कोई बात नहीं है। अब उसके बाद हम बात करते हैं विषम सममित कैसे लिखेंगे आप लोग, विषम सममित आव्यूह। तो विषम सममित आव्यूह तो और आसान है, कैसे, डायगोनल एलिमेंट को आप लोग 0 कर दीजिए, डायगोनल एलिमेंट को 0 कर दीजिए, जो उसके बाद आप एलिमेंट भरिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट उसके विपरीत का भरिए। जैसे यहाँ भरे 2, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ 3, 5 -5। देखिए डायगोनल एलिमेंट का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट विपरीत है कि नहीं, माइनस के अंतर में, जो प्लस है इधर वो माइनस में। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम बोलते हैं विषम सममित आव्यूह। जब डायगोनल का 0 हो और किनारे किनारे का करेस्पॉन्डिंग क्या हो, माइनस के साइन में हो, माइनस के साइन के यानी माइनस के विपरीत हो, समझ लीजिए विपरीत, बस। अब इसका आप चाहे ट्रांसपोज लेंगे तो वही आएगा, बट -a आएगा, a डैश का इक्वल टू -a, यहाँ a डैश इक्वल टू a, ओके। तो यही होता है। अब उसके बाद एक चीज और आपको बताना चाहते हैं, एक देखिए और आप लोग देख लीजिए, एक छोटा सा है, जैसे a डैश प्लस a, यानी इसी को हम रिप्रेजेंट करें तो a प्लस a डैश, ये हमेशा होता है सममित, a प्लस a डैश हमेशा सममित होता है। और दूसरी बात a माइनस a डैश हमेशा विषम सममित होता है, a माइनस a डैश हमेशा विषम सममित होता है। अब ये जो है आप लोगों को जब भी पूछेगा 5 नंबर में पूछ लेगा कि किसी भी आव्यूह को आव्यूह दे देगा सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में, अभी योगफल तक पहुंचे नहीं है, अभी आधे पे हैं। ये क्या है, आप कहेंगे सममित, ये क्या है विषम सममित। तो सममित को आधे से अगर भाग गुणा कर दें तो भी सममित रहेगा और यहाँ तब भी सममित रहेगा, ओके। तो आव्यूह को योगफल के रूप में, वो भी किसके योगफल, सममित तथा विषम सममित आव्यूह को योगफल के रूप में व्यक्त करने का फार्मूला होता है हाफ a प्लस a डैश प्लस हाफ a माइनस a डैश। अब एक चीज और थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए कि ये सममित क्यों है, ओके। जैसे देखिए a प्लस a डैश हम सममित ऐसे ही चेक करते हैं, जैसे मैं करने जा रहा हूँ, a प्लस a डैश, जिस चीज का जब भी पूछे कि कौन सा आव्यूह है, सममित है कि विषम सममित, तो आप उसका फिर से ट्रांसपोज लीजिए, a प्लस b का ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, होता है कि नहीं, आप कहेंगे होता है। फिर मैं बोलूं तो इसका ट्रांसपोज यही और इसका ट्रांसपोज a, तो a डैश प्लस a प्लस a डैश, a प्लस a डैश, a डैश प्लस a, दोनों होता है सब बराबर, प्लस है। अब हम बात करते हैं इसकी a माइनस a डैश की, ट्रांसपोज जब लेंगे देखिए a डैश माइनस a डैश का डैश, a डैश माइनस a, माइनस को कॉमन लिए तो a माइनस a डैश, यही तो था पहले पूरा। देखिए ये चीज तो था, इसके सामने क्या आ गया माइनस, तो जब कभी इसके सामने माइनस आ जाए तो इसे बोलते हैं हम सिंपली a माइनस a डैश, यानी विषम सममित आव्यूह। तो आपको आव्यूह को हमने क्या बताया, सममित तथा विषम सममित में, सममित डायगोनल एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सिंपल
सेम रखना है। विषम सममित में डायगोनल एलिमेंट को 0, उसके बाद आमने सामने विपरीत अंक रहना चाहिए। अब उसके बाद a प्लस ए डैश हमेशा सममित होता है, a माइनस ए डैश हमेशा विषम सममित होता है। इसके योगफल के रूप में यही फार्मूला होता है लिखने का, तो इसको हमने इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, तो यही था आप लोगों का व्युत्क्रम उत्क्रम निकल गया आप लोगों में, तो आप लोगों को नहीं पढ़ना है, आप लोगों को केवल इतना ही पढ़ना है। थ्योरी का अगर देखा जाए तो इतना ही थ्योरी है। हाँ ये है, इसमें प्रश्न ज़्यादा है प्रैक्टिस करने के लिए, तो कल प्रश्नों की लगाएंगे पूरा लाइन एक किनारे से, तो आप लोग बस इस 1 शॉट को देख लीजिए और कुछ नहीं। बस कल मिलते हैं हम इसके PYQ के साथ। धन्यवाद।